आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली थ्रू द एजेस के यूनिट 5 के बारे में। इससे पहले हम 4 यूनिट तक इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट यूनिट है और इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। इस यूनिट का टॉपिक जो हमारा है वो है 18वीं शताब्दी में दिल्ली, और वीडियो 7 है हमारा ये। इससे पहले 6 वीडियो इस सब्जेक्ट पे पब्लिश किए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। आपके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख लेंगे। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, और अपनी क्वेरी और क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए @एकलव्य स्नातक 1 और इस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको रिलेटेड टू सब्जेक्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, और भी कोई जानकारी जो होगी वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए, मुगलों के अंतर्गत दिल्ली में कला और संस्कृति का विकास। आपको पता था कि आपको पता है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, और इसके बाद क्या हुआ, 18वीं शताब्दी तक मुगलों ने भारत पर राज किया। और दिल्ली पहले अपनी आगरा राजधानी बनाई, और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी शाहजहां के टाइम पे दिल्ली में शिफ्ट कर दी। तो इस दौरान क्या हुआ, देखिए, जब भी कोई सत्ता पलट होती है, तख्ता पलट होता है, सत्ता चेंज होती है, तो उसके साथ साथ वहाँ की संस्कृति बदलती है, वहाँ की कला बदलती है, लोगों का रहन सहन बदलता है, रीति रिवाज बदलती है, सामाजिक स्थितियाँ बदलती हैं। ये सभी चीज़ें बदली जाती हैं। ठीक है। इसी के दौरान क्या हुआ, दिल्ली में कला और संस्कृति का विकास हुआ। दिल्ली की कला और संस्कृति, भारत की कला और संस्कृति जो थी वो चेंज हुई। तो मुगल शासन के दौरान, मुगल शासन काल के दौरान किला ए मुबारक, जो आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहानाबाद की का जब उन्होंने निर्माण करवाया था, तो उसके अंदर उन्होंने किला ए मुबारक का निर्माण करवाया था। किला ए मुबारक हमारा लाल किला है। ये जो था, ये सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना। सांस्कृतिक गतिविधियां क्या थी, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से मिलते थे, नमाज अदा की जाती थी, नमाज अदा की जाती थी। ठीक है। और भी इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो जो कार्यक्रम थे वो इसके आसपास या इसके अंदर किए जाते थे। तो ये केंद्र बना मुगल शासन काल के दौरान। शाहजहानाबाद जो दिल्ली के नाम से लोकप्रिय रहा, शाहजहानाबाद दिल्ली के अंदर बसाया गया था शाहजहां के द्वारा, जो दिल्ली के नाम से बाद में जाकर फेमस हुआ, लोकप्रिय रहा। 18वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरी भारत के मुगल संस्कृति के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। यानी यहाँ पर जब राज प्रशासन स्टार्ट हो गया, ठीक है, जब प्रशासन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो इस समय क्या हुआ, उत्तरी भारत जो दिल्ली मुख्य रूप से, यहाँ पर मुगल संस्कृति क्या रही, अत्यधिक फली फूली। ठीक है। ये जो था अग्रणी केंद्र के रूप में सामने आया 18वीं शताब्दी के दौरान। इस काल में दरबारी संस्कृति का विस्तार हुआ, लोक संस्कृति का विकास हुआ। दरबारी संस्कृति और लोक संस्कृति होती है हमारी, जो उनका ट्रेडिशनल होता है, जो लोकल वहाँ की चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं लोक संस्कृति। लोक नृत्य वगैरह जो उनके लोक नृत्य, लोक संस्कृति, ठीक है, गायक जो थे, कव्वालियाँ, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती थी, लोक संस्कृति के अंदर। तो इन सभी चीज़ों का क्या हुआ, उस काल के दौरान विकास हुआ, विस्तार हुआ। इनके साथ साथ अन्य कलाओं का भी विकास हुआ, जैसे संगीत के क्षेत्र में विकास हुआ, चित्रकला के क्षेत्र में विकास हुआ, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ। तो ये सभी चीज़ें क्या हुई, 18वीं शताब्दी के दौरान फली फूली। और 18वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। मुगल जो थे वो बेसिकली इस्लाम धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। तो इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, प्रस्तार हुआ। देखिए, उसके बाद धार्मिक केंद्र के रूप में दिल्ली, मुगल शासन के दौरान क्या हुआ, इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। मुगल जो थे वो इस्लामिक थे, ठीक है, इस्लामिक स्टेट से आए थे और इस्लाम धर्म को मानते थे। तो उनके दौरान क्या हुआ, इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। और दिल्ली मुस्लिम शासन का क्या था, परंपरागत केंद्र था। शाहजहां के दौरान क्या हुआ, दिल्ली परंपरागत जो था वो राजधानी बन गई थी, और यहीं से क्या हुआ, मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, प्रस्तार हुआ।
यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरुओं की दरगाहें थी, जो विश्व भर के यात्रियों को, जो तीर्थ यात्री थे, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों को इन दरगाहों ने अपनी ओर आकर्षित किया। लोग विश्व भर से यहाँ पर आते थे तीर्थ यात्रा के लिए। इन धर्म गुरुओं की, मुस्लिम धर्म गुरु जो थे दरगाह पे आते थे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते थे यहाँ पर, उनको अटेंड करने के लिए आते थे। और इन सब चीज़ों ने क्या हुआ, पूरे विश्व को इन सब चीज़ों पर इन पर आकर्षित किया। महफिल समा की व्यवस्था थी उस समय, ठीक है। अब महफिल समा क्या होती थी? महफिल समा होती थी जब धर्मगुरुओं की दरगाहों पर, ठीक है, संतों के आश्रमों पर क्या था, लोग इकट्ठा होते थे। उर्स के मौके पर त्योहार हुआ करता था, ये मुस्लिम धर्म का एक त्योहार था, उर्स और नौचंदी। इनके मौकों पर यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से मिलते थे, नमाज की अदायगी होती थी, और भी जो उनके प्रोग्राम वगैरह हुआ करते थे वो सब करते थे। यहाँ पर मिलने के बाद महीने की खास तिथियों में भी यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। फिर वहाँ पर कव्वाली कव्वाली गाई जाती थी, गायक थे, नर्तक थे, ये सभी उपासना करते थे, ठीक है। ये अपने अपने प्रोग्राम को दिखाते थे, ठीक है। वहाँ ये सभी चीज़ें क्या थी, ये सभी चीज़ें इस्लामिक लोक संस्कृति को बताती थी, ठीक है। और अपनी अपनी कला का ये सब वहाँ पर आकर प्रदर्शन किया करते थे, और लोगों को अपनी संस्कृति से अवेयर कराया करते थे, लोगों को बताया करते थे कि जो इस्लाम की संस्कृति है, इस्लाम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोगों का सामाजिक जीवन चलता है, संस्कृति क्या रही है वहाँ की, ठीक है। इन सभी चीज़ों को कला के माध्यम से बताया जाता था। कवित, जंगला और तराना ये एक लोकप्रिय संगीत राग थे उस समय के। ये एक लोकप्रिय संगीत राग थे जिनको उस समय के जो गायक थे, कव्वाल थे, प्रयोग में लाया करते थे। कवित, जंगला और तराना ये उस समय के फेमस थे। वास्तुकला, देखिए वास्तुकला में मुगल, कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के दौरान सबसे ज्यादा वास्तुकला, या कहते हैं कि भव्य निर्माण कराए गए। वास्तुकला होता है जब हम कुछ स्थापित करवाते हैं, कुछ निर्मित करवाते हैं, कुछ बनवाते हैं। तो कहते हैं मुगल काल के दौरान सबसे ज्यादा वास्तुकला पर ध्यान दिया गया, और जो मुगल शासक थे उनकी अत्यधिक रुचि थी वास्तुकला में, ठीक है। स्पेशली कहते हैं कि हुमायूं और शाहजहां ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी, इंटरेस्ट था उनका बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो अपने अपने टाइम पे इन्होंने बहुत कुछ स्थापित करवाया। हुमायूं ने पुराने किले का निर्माण करवाया, ठीक है। पुराने किले के यहाँ इन्होंने अपनी नगरी बसाई, अपना शहर बसाया, जिसको उन्होंने नाम दिया था दीनपना। दीनपना नामक इन्होंने शहर बसाया। इसके बाद शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। उसमें उन्होंने किला मुबारक का निर्माण करवाया, जिसको आज हम लाल किले के नाम से जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण इमारत जामा मस्जिद, जो आज के समय में भी फेमस है, उसका निर्माण करवाया। तो ये वास्तु एक बड़ा उदाहरण है भव्य वास्तुकला का, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है भव्य वास्तुकला का। तो मुगल शासन काल के दौरान वास्तुकला का प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। दिल्ली उस समय एक वाणिज्य केंद्र के रूप में भी उभरी। वाणिज्य केंद्र होता है व्यावसायिक केंद्र, व्यावसायिक होता है जहां पर, ठीक है, व्यापार चलता है, बाजार लगते हैं और आर्थिक गतिविधियां होती है, इसे कहते हैं वाणिज्यिक केंद्र। तो वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी दिल्ली उभरी उस समय। शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से शिफ्ट करी, आगरा से उन्होंने दिल्ली राजधानी अपनी स्थानांतरित करी, शिफ्ट करी राजधानी अपनी, तो क्या हुआ, दिल्ली एक उस समय प्रशासनिक केंद्र बन गया। यानी जो प्रशासन के कार्यक्रम थे, जो भी प्रशासनिक काम थे, वो सब दिल्ली से चलने लगे। ये एक प्रशासनिक केंद्र बन गया। इसे देखकर क्या हुआ, समकालीन व्यावसायिक समुदायों ने भी यहाँ पर पलायन किया, ठीक है। जो वहाँ के व्यवसाय करने वाले लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे, व्यापारिक थे, उन्होंने क्या करा, वहाँ से उठ के वो भी दिल्ली आ गए। कारीगर दिल्ली आ गए, कलाकार, ये सभी क्या हुआ, आगरा से स्थानांतरित हो गए ये भी, और ये पहुंच गए दिल्ली में। जिसकी वजह से क्या हुआ, राजधानी दिल्ली वाणिज्य केंद्र के रूप में विकसित हुई। देखिए जब इतना सब कुछ आ जाएगा व्यापार की दृष्टि से, तो क्या होगा, ये केंद्र बन जाएगा व्यापार का, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएगी। तो उस समय क्या हुआ, यहाँ पर व्यापार बढ़ा और दिल्ली में अनेकों बाजार की स्थापनाएं हुई। दिल्ली के प्रमुख बाजार क्या थे उस समय, मैं आपको बता दूं, कुछ सामान्य बाजार थे और कुछ विशिष्ट बाजार थे। हालांकि यहाँ पर अनगिनत बाजार बने, जिनमें कुछ सामान्य थे और कुछ विशिष्ट माल के लेन देन के बाजार थे, और कुछ ऐसे बाजार भी थे जहां पर थोक की बिक्री किया जाती थी।
थोक बिक्री आप जानते होंगे, जहाँ बल्क में सामान खरीदा जाता है, उसे कहते हैं थोक की बिक्री। तो इस तरह के कुछ बाजार थे। नक्खास एक बाजार था जहां रोजमर्रा का सामान मिलता था। ठीक है, रोजमर्रा का सामान होता है जो हमारी डेली नीड्स की जो वस्तुएं होती है, जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, रस, फैन, ये सब चीज़ें जो होती है हमारी डेली यूज़ की होती है। जो सब्जियां हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी डेली यूज़ की होती है। तो नक्खास एक बाजार था जो हमारी रोजमर्रा की ज़रूरत को पूरा करने वाला बाजार था, जहां पर पड़ोसी क्षेत्रों के लोग आते थे, यानी दिल्ली के आसपास, शाहजहानाबाद नगरी के आसपास के जो लोग थे, वो यहाँ पर अपना सामान लाते थे और यहाँ पर अपने उत्पाद की बिक्री किया करते थे। अपने सामान को वो यहाँ पर आकर बेचा करते थे। उसके बाद कटरा। देखिए, कटरा बाजार का केंद्र था। कटरा क्या था, एक बाजार का केंद्र था जहां पर थोक की बिक्री होती थी। यानी ये थोक बाजार का एक केंद्र था, यहाँ पर थोक थोक बाजार लगता था, थोक में वस्तुएं बिका करती थी। कटरा नाम ध्यान रखना आप, कटरा एक बाजार का केंद्र था जहां पर थोक बिक्री हुआ करती थी। जामा मस्जिद के चारों ओर जो थे वो चार बाजार निकलते थे यहाँ से। चारों ओर चार बाजार थे। पश्चिम दिशा में मशहूर बाजार था एक, जहाँ नशीले पदार्थ मिलते थे, अफीम मिलती थी, ठीक है, जैसी मादक पदार्थों का, इन जैसी मादक पदार्थों का क्या होता था, विक्रय होता था। ये सब चीज़ें वहाँ पर बिका करती थी, नशीली चीज़ें। वैसे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए हम सबको, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये उस समय भी उपलब्ध थी और वहाँ पर ये जामा मस्जिद के पश्चिम दिशा में मिलती थी। आज के समय में तो खैर ये बहुत जगह मिलती है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की दक्षिण की सीढ़ियों पर चितली कबर नामक बाजार था। चितली कबर नामक बाजार था, कहाँ था, जामा मस्जिद की दक्षिण सीढ़ियों पर। और वहाँ क्या मिलता था, छुटपुट वस्तुएं, यानी छोटी छोटी शिल्पकारियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो होती है, उनमें नक्काशी करके जो बना के वो बेचते हैं, वो सब चीज़ें मिलती थी। मोतियों का बाजार था यहाँ पर, ठीक है, मोतियों की मालाएं वगैरह जो बनती है, अंगूठी में मोती डलते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर मिलती थी। और मशहूर हस्तशिल्पकारों की दुकान थी, यानी जो हाथों से चीज़ें बनाया करते थे ना, जैसे हाथों द्वारा बनाई गई चीज़ें जो होती है, जैसे मोतियों के अंदर कुछ बना दिया, लकड़ी के अंदर कुछ हाथों हाथों की शिल्पकारी कर दिया, पत्थर के कुछ उसके अंदर हाथ द्वारा शिल्पकारी कर दी। तो इन सभी चीज़ों की कहाँ पर दुकान थी, जामा मस्जिद की दक्षिण सीढ़ियों पर। जामा मस्जिद की उत्तरी सीढ़ियों के निकट एक बाजार था जहां पर जोहरी आभूषणों को चमकाने, यानी कि आभूषण आज के समय में आपने सुना होगा, जो पानी फिरवाते हैं, देखो, चांदी जब काली पड़ जाती है तो उस पर पानी फिरवाया जाता है, सोने का पानी फिरवा देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आभूषणों को चमकाने या आभूषणों को रिपेयर करने की दुकानें कहाँ थी, जामा मस्जिद की उत्तरी सीढ़ियों पर थी। तो ये कुछ मुख्य बाजार थे उस समय के। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आए एक मेन टॉपिक की, वो है उर्दू भाषा। यानी उर्दू भाषा कहाँ से आई और इसका किस तरीके से विकास हुआ, और इसका क्या मूल था। देखिए, उर्दू कहाँ से आया। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर उर्दू साहित्य का जो विकास हुआ, उर्दू जो लैंग्वेज आई, वो आई मुसलमानों के आने से, यानी मुस्लिम लोगों के आने से उर्दू उर्दू का विस्तार हुआ। उर्दू यहाँ से प्रारंभ हुई। इसका इतिहास जो है वो मुस्लिम इस्लाम से जुड़ा हुआ है। उर्दू एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है विदेशी, खानाबदोश और छावनी। और कहते हैं कि ये सैन्य छावनियों से उत्पन्न हुई एक लैंग्वेज थी। जो सैन्य छावनी उस समय की हुआ करती थी, टुकड़ी दल जिसे हम कहते हैं, जो आक्रमण कर करके अपने क्षेत्र को बढ़ाया करते थे, उनसे उत्पन्न हुई एक भाषा थी। और देसी तथा सैन्य संस्थाओं में बोली जाने वाली, यानी देसी और सैन्य संस्थाएं जो हुआ करती थी, उन दोनों के बीच बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, जिसके अंदर विदेशी शब्दों को भी मिला लिया गया। बाद में इसके अंदर क्या हुआ, विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी इसके अंदर मिला लिया गया। भारतीय और विदेशी सेनाओं के भारतीय और विदेशी सेनाओं और व्यापारियों और भारत में आने वाले प्रवासियों, ठीक है, इन सब के बीच अंत्यक्रिया होती थी, जिससे उर्दू क्या हुई, सूत्रबद्ध हुई। देखिए, मुगल काल चल रहा था तो सभी उर्दू बोलते थे, फारसी बोलते थे। उससे पहले तुर्की जो लोग थे वो फारसी बोलते थे। तो क्या हुआ, भारतीय लोगों के बीच और विदेशी सेनाओं और व्यापारियों और जो प्रवासी जो भारत में घूमने आते थे, इन सभी के बीच अंत्यक्रिया होती थी। आपस में जो इनका मीडियम था बात करने का, वो कहीं ना कहीं अलग अलग था, लेकिन उर्दू इस समय सूत्रबद्ध हो पाई इन सभी की वजह से। ठीक है, उर्दू को इस समय काफी बढ़ावा मिला तो उर्दू उर्दू जो हुई सूत्रबद्ध हो गई। शताब्दियों तक
सामाजिक सांस्कृतिक संश्लेषण के माध्यम से संवाद के सामान्य माध्यम के रूप में, यानी देखिए 15वीं शताब्दी, लगभग 1527 के से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच तक उर्दू को बोला गया। ठीक है, तो क्या हुआ, शताब्दियों तक सांस्कृतिक भाषा रही है। ठीक है, सामाजिक भाषा भी यही रही, और जितने भी जो कहते हैं कि इतिहास लिखे गए वो उर्दू भाषा के अंदर लिखे गए। तो और संवाद करने का, यानी एक दूसरे से बात करने का ये मीडियम बन गई थी, माध्यम बन गई थी। क्या बन गई थी? उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा का उस समय काफी प्रसार हुआ। उर्दू को विभिन्न चरणों और अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं हिंदवी कहा गया, कहीं इसको दक्खनी कहा गया, कहीं रेखता कहा गया, और कहीं इसको उर्दू ए मुल्ला के नाम से जाना गया। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था। और विभिन्न चरणों में इस भाषा के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता गया, कुछ ना कुछ मिलता गया, और ये डेवलप होती गई। कहते हैं उर्दू की लिपि का जो मूल है, ठीक है, जो इसका बेस है, वो अरबी से आता है और फारसी से आता है। इन दोनों की लिपियों से इसका मूल लिया गया। इन दोनों का जो अरबी और फारसी उर्दू का, जो कहते हैं कि इनका उर्दू का जो मूल है वो अरबी और फारसी में है, और इसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप ग्रहण किया गया। यानी लोगों ने इस भाषा को अपनी आवश्यकता के रूप ग्रहण किया, अपनी सुविधा के अनुसार इसको अपनाया, जैसा जिसको अच्छा लगा उसने वैसा इसको अपनाया, और फिर इसके अंदर अपने अपने शब्द ऐड होते गए। अरबी और फारसी के कई तत्वों को इसके अंदर शामिल किया गया। इस भाषा के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जिनको, जो किससे लिए गए हैं, अरबी से लिए गए हैं या फारसी से लिए गए हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो इनका मूल है वो अरबी और फारसी है, और इनके द्वारा ही ये लैंग्वेज डेवलप हुई और ये लैंग्वेज बनी और बढ़ी। तो ये हमारी 5वीं यूनिट थी। मोटा मोटा मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस पूरी बुक को, तो आप एसओएल की बुक पढ़ सकते हैं, या किसी राइटर की बुक आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा समझना है तो आप वीडियो को देख के इस पूरे सब्जेक्ट को आराम से समझ सकते हैं और इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।